everyone. How are you? Hope you're doing good. Okay, so in the previous lecture, we had started with causes of low productivity in agriculture sector in India. उसमें हमने पहले देखा था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. तो आज हम दूसरा फैक्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन योर स्क्रीन. Technological factors, let us read that. Old traditional technologies, old equipments, old ideologies, old techniques, etc. make agriculture weak. तो सीधी सी बात है कि पुरखों ने जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया था that was consumed by very less number of people. बट आज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है that is going to be consumed by 5 times or 10 times the population which was there during those days. तो तुम्हें नहीं लगता कि तरीका अलग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी नई होनी चाहिए, एक सोच अलग लेके हमें प्रोडक्शन करना चाहिए ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट? यस, हमें टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, सोच, द वे वी यूज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट, everything should be changed from start to the end. लेकिन अगर ये चेंज नहीं हुआ तो आउटपुट उतने का उतना ही रहेगा. सामने लोग जो इस आउटपुट को कंज्यूम करने वाले हैं वो बढ़ते ही जाएंगे. तो क्या फील होगा? स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स महसूस होगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स may go down if we do not improvise on technology, ideology, techniques and the equipments that we are using for agricultural production. आगे देखते हैं. Farmers use plow and bullock instead of tractors, traditional seeds instead of hybrid seeds. ठीक है, अब प्लाव एंड बुलॉक को लेके खेतीबाड़ी पुरखों ने भी करी थी, आज भी वही टेक्निक हम यूज करेंगे तो कैसे चलेगा? ट्रेडिशनल सीड्स ही उपयोग करेंगे, हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बिकॉज ऑल दीज टेक्निक्स आर आउटडेटेड. और तब के जमाने में चल जाता था क्योंकि तब जमीन भी फर्टाइल थी और क्वांटिटी में भी एग्रीकल्चरल लैंड वाज मोर. आजकल आप देखो rural areas are now getting converted into towns, towns are getting converted into cities, और जो cities से नजदीकी गांव है वो उस शहर का हिस्सा ही बन रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड को हटाकर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं. तो अभी लैंड का जो साइज है वो भी क्या है बेटा? कम हो रहा है, जिससे कम जमीन पे ज्यादा आउटपुट निकालने का चैलेंज हमारे सामने है. तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी, बुलॉक, काव, प्लाव, इन सब से नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू फोकस ऑन इम्प्रोवाइजिंग दिस थिंग्स, ओके, विच अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इम्प्रोवाइजिंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज रिमेनिंग एट अ लो लेवल. ओके, चलिए आगे देखते हैं. दे यूज काउडंग एज मैन्योर इंस्टेड ऑफ chemical fertilizers which gives low productivity. So chemical fertilizers market में इतने अच्छे अच्छे अवेलेबल होने के बावजूद हम कौन सा मैन्योर यूज करते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड? इट इज काउ डंग, छाण, पोदरो. यस और नो? सो ये काउ डंग, नो डाउट इट एक्ट्स एज अ गुड मैन्योर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, लेकिन वो बहुत पुराना तरीका हो गया. अभी केमिकल फर्टिलाइजर से भी हम जमीन की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली केमिकल फर्टिलाइजर्स उतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए टू मीट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिमांड. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. इंडियन फार्मर्स यूज वेरी लेस प्रोपोर्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स. क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए मॉडर्न पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, लेकिन फार्मर्स उसका भी प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं. दे स्टिक टू द ओल्ड वैल्यूज, एथिक्स,
प्रिंसिपल्स कि जो चीज नेचुरली होगी हमें वही करना चाहिए, जिससे क्रॉप डैमेज को ये लोग रोक नहीं सकते। अप्रोक्सीमेटली 15% to 20% क्रॉप्स आर डैमेज्ड एवरी ईयर बाय द पेस्ट। अब सोचो 15-20% ऑल ओवर द नेशन कितने सारे फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड अवेलेबल होने के बावजूद ये पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, and as a result of that the productivity is remaining at a low level. So now let us see one video that explains traditional method versus modern method of agriculture on your screen. Then in traditional agriculture all family members used to work, जबकि यहाँ पे अब मशीन्स को ऑक्यूपाई किया गया विच इज कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन। पहले बफेलोज वर एम्प्लॉयड एज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, नाउ वी टॉक अबाउट ट्रैक्टर्स। तब एनिमल्स ड्रॉ आर यूज फॉर प्लाविंग, जबकि अब मॉडर्न तरीके अवेलेबल हैं, मशीन्स अवेलेबल हैं फॉर प्लाविंग। काउज वेर यूज टू पंप द वाटर फ्रॉम द ओपन वेल, और अब देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है, various types of electric pumps are used to pump water from the open well and even the bore well. Okay, फिर तब flood and surface irrigation methods were followed, and now micro irrigation methods, drip irrigation, sprinklers are mostly followed. ये भी नई टेक्नोलॉजी आई to satisfy water availability in the farms. फिर पहले organic manures and fertilizers were used for crop growth, जैसे cow dung वगैरह, okay? And now you have chemical and artificial fertilizers which are used for growing the crops. फिर तब weeding process was done manually, और अब weeding process is done by machines because of manpower shortage. इंडिया की बात नहीं कर रहे मैन पावर शॉर्टेज, यहाँ मैन पावर सरप्लस में है। फिर पहले ऑर्गेनिक होममेड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स वेर यूज्ड फॉर पेस्ट अटैक्स, ओके, जिसको बोलते थे पंचकाव्य, थसक काव्य एंड जीवन मिर्थन सॉल्यूशंस। लेकिन अब वेरियस केमिकल्स आर अवेलेबल फॉर पेस्ट अटैक्स, दे आर नोन एज पेस्टिसाइड्स, ओके। पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी पहले कैसी होती थी, मैन्युअली होती थी, लेकिन अब ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके। पहले गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बुलॉक कार्ट्स का इस्तेमाल होता था, और अब आप देख सकते हैं ट्रैक्टर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इवन ट्रक्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो समझ में आ गया आपको कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए, लेकिन हम अभी भी क्या पकड़ के बैठे हुए हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द आउटपुट, द प्रोडक्टिविटी इज एक्सट्रीमली लो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑन योर स्क्रीन। पॉइंट नंबर 3, अदर फैक्टर्स। अच्छा, पहला फैक्टर कौन सा था, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, दूसरा फैक्टर कौन सा आया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और तीसरा क्या आएगा, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में पहला पॉइंट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। लेट अस रीड दैट। पॉपुलेशन प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड बाय डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। अपने नहीं बोलते धरती पे बोझ बढ़ रहा है, तो धरती पे बोझ क्यों, क्योंकि धरती पे लोग बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे उनका रोज का काम डिपेंडेंट है, उनका रोजगार डिपेंडेंट है, उनका एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर विल बी हैविंग सो मच ऑफ प्रेशर टू पुट द यूथ एट टास्क, टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड देम विद अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। और इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने में ही मानते हैं, because Indian economy is an agricultural economy, so there is a lot of pressure on land, the pressure is too much to handle, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा, आप बोलेंगे सर नंबर्स रखो ना हमारे सामने तो मालूम पड़े
कि कितना प्रेशर है. So let us see that also. Don't worry. Year percentage of population dependent on agriculture. Year में क्या आया? 1947, the year of independence. We very well know 72% of total population was dependent on agriculture. Then came 2001, 2002. तो उसमें percentage of population कितना था? 58% was dependent on agriculture. And 2013-14, the same percentage was 49%. अब आप कहेंगे सर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर तो नीचे जा रहा है और आप बोल रहे हो कि प्रेशर बहुत ज्यादा है. सो यस, आई अग्री, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज गोइंग डाउन, बट स्टिल डोंट यू थिंक 49% of population depending on a single sector is too high, and that too a sector which is in proximity of nature. कुदरत पे डिपेंडेंट रहने वाले लोग ज्यादा, और ये परसेंटेज भले ही इंडिया में कम जा रहा है, लेकिन जब इस 49% को आप डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स, क्योंकि वहां पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज हार्डली 2%, 3%, 5%, 7%, सिंगल डिजिट में होता है. और हम अभी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी मार रहे हैं फॉर दोज पीपल हु आर डिपेंडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो इन दैट वे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी हाई. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं. बर्डन ऑन एग्रीकल्चर हैज रिड्यूस्ड बट इट इज स्टिल हायर देन अदर सेक्टर्स. सो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपैरिजन खाली दूसरे कंट्रीज के साथ मत करो, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के साथ भी करो. अब सोचो 49% इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर अलोन, तो इंडस्ट्री और सर्विस दोनों मिला के कितना होगा? 51% होगा. तो तब अगर इसको हम इक्वली भी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर क्या आएगा? 25.5% वुड बी डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री एंड सर्विस. यस और नो? सो एग्रीकल्चर को जब आप इंडस्ट्री और सर्विस से भी कंपेयर करेंगे तो उस पे बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर इज वेरी हाई. ओके, फिर आगे देखते हैं. टोटल प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? दूसरा एक प्रेशर आया. जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने सामान बनाया, जितने भी क्रॉप्स ग्रो किए, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोडक्शन और इनकम अमॉन्ग बिग मास ऑफ पॉपुलेशन. इट शोज लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. जब छोटा मोटा आउटपुट करोड़ों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेफिनेटली लो अवेलेबिलिटी ही दिखाएगा, क्योंकि पहले जो आउटपुट था इट वाज सपोज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट 25 करोड़ पीपल, लेकिन अब जो आउटपुट है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट 140 करोड़ पीपल. तो सोचो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना आउटपुट कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा टू मैच अप दैट लेवल, क्योंकि लोगों की बढ़ने की पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट में चेंज इन टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ न्यू थिंग्स का पेस बहुत स्लो है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी ऑलवेज फील दैट आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग लेस. उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो लेवल पे जा चुकी है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर थ्रू अ वीडियो ऑन योर स्क्रीन. Agriculture is under pressure. Our population is growing. People, of course, need food to survive. Global per capita food consumption is going high. Each farmer must feed more people with the same amount of land. 1960 में 1 hectare used to feed 2 people. 1995 1 hectare to 4 people. 2025 5 people. 10,000 BC to 2010 amount of food produced in last 12,000 years.
is the same amount we will need in the coming 40 years. All in the face of climate change, drought and pest. ये challenges हैं. We will have less land, less water, less fossil fuel, and we need to make more food, more renewables, more green space. तो ये सब कैसे करेंगे? Yes, grow it right from the seed. Plant breeding has been making plants stronger. Higher yields, pest resistance, earlier maturity, better quality, easier to harvest. Research has been the key, but much more research is needed worldwide. Research breeds better seed, releasing the pressure on agriculture. Hybrid seeds उपयोग करो. Seed reduces the footprint of agriculture. Seed colors the planet an aviable shade of green. Seed grows the food we need. So सारा खेल किसका है? Seeds का है. Hybrid variety of seeds का उपयोग करेंगे. Pesticides, chemical fertilizers. तो definitely we shall be able to reduce this pressure of population on agriculture. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Point number 2, lack of economic planning. Okay, so from second 5-year plan, India's economic planning centered only to the industries. तो मानो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर को क्या बोल रही हो? I really don't care about you because for fast development of the country we focused on which sector? Industrial sector. मत भूलना 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए थे जिसका फुल फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था, जहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था. और यही पॉलिसी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बने, वो पुरानी पॉलिसी कौन सी थी? 1956 वाली पॉलिसी थी, जिसका होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव हैवी, की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज ही था. सो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने इग्नोर मारा और फोकस किस पे किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे. ठीक है, जो एक बहुत बड़ी गलती हुई. इस कारण से गवर्नमेंट कुड नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू एग्रीकल्चर और इसीलिए एग्रीकल्चर मिसलेड हुआ. उसको कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिला. ठीक है, आगे देखते हैं. गवर्नमेंट हैज नॉट मेड दैट मच एफर्ट्स, नॉट अलोकेटेड टाइम एंड मनी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो मानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या बोल दिया? ड्यूड, यू आर ऑन योर ओन. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मनी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टाइम. जब आप एक ऐसे गरीब सेक्टर को इग्नोर करेंगे तो वो सेक्टर तो ग्रो होने से रहा, जिस कारण से भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट बराबर जनरेट नहीं हुआ, बिकॉज इट वॉज नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एज अ रिजल्ट, लो प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर गॉट नो हेल्प, ड्यू टू विच इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन अ वरीसम कंडीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे एग्रीकल्चर को क्या बोल दिया? आई डू नॉट हैव टाइम फॉर यू, गो अवे फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर डेवलपमेंट. जिस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर की आज भी कंडीशन बहुत वरीसम है, क्योंकि बीच बीच में आके इंटरमीडियरीज प्रॉफिट लेके जाते थे, क्योंकि आज भी
इंडियन फार्मर ऐसी मिजरेबल कंडीशन में है कि ही और शी इज कंप्लीटली हेल्पलेस। कहाँ जाऊं, अपना सामान किसको बेचूं, ये सारा नॉलेज उसको नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेट अस सी वन वीडियो ऑन योर स्क्रीन। Dharmaraj Shinde is a farmer in Nasik, Western India, struggling to make a living. He says he gets poor prices for his produce, and most of the profit goes to middlemen. Dharmaraj Shinde is a farmer in Nasik, Western India, struggling to make a living. He says he gets poor prices for his produce, and most of the profit goes to middlemen. And the costs of farming, including pesticides, have now put him $1,500 in debt. In this agricultural country, the conditions of farmers is so bad. The system by the government and bureaucrats have made our very survival as farmers difficult. Shinde was one of thousands of farmers who marched 180 kilometres into Mumbai this month to call on the government to wipe off their debts and give better prices for their crops. The state's chief minister has now agreed to meet most of their demands, including setting up a committee to look into their problems. But Shinde fears this won't be a solution. Small farmers in India say their debt is often due to crop failure, sometimes caused by unpredictable rainfall. The National Crime Records Bureau says in the past 20 years, around 300,000 farmers have committed suicide as a result. Agriculture accounts for about 15% of India's GDP. Economists say loan waivers are only a short-term fix, and that the sector has deeper cracks. There are alternative use of this money to agriculture. So if you do something to improve productivity in agriculture, if you do something to give basic social securities to agriculture, if you do something to generate job in rural economy, those are things which will actually help the more vulnerable. There's pressure on the government to keep farmers happy. About half of the population in India depend on agriculture for their livelihoods. With general elections coming up next year, the ruling party needs to win these votes to remain in power. Farmers like Shinde hope their situation improves soon. Every day, our day starts with pain. If we sleep in pain, and we wake up. It's the same situation. So it's a very bad condition today. That's why we are committing suicide. India's farmers are waiting for a long-term solution, and it's not just their crops that need a lifeline. So देखा आपने, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट न मिलने से, लोन वेवर न मिलने से ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड। एक तरफ वो ऐसी फील्ड में है जो कुदरत पे डिपेंडेंट है, बिन मौसम बारिश, फ्लड्स, सूखा पड़ जाना, इन सब चीजों से एग्रीकल्चर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस कारण से उन्हें भारी भरकम लॉस होता है और वो गवर्नमेंट से जो ली हुई लोन है वो वापस चुकता नहीं कर पाते, तो उनके सिर पे जो डेट का बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो गवर्नमेंट कब इन फार्मर्स की तरफ देखेगी, कब इनका सॉल्यूशन लाएगी, इस उम्मीद से ये फार्मर्स गुहार कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारी तरफ देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट के लिए आप कुछ करो। और जब गवर्नमेंट कुछ करने जाती है तो यही फार्मर्स वापस आके क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं, फास्ट पे उतर जाते हैं। तो अब सिस्टम को जब चेंज करने की गुहार आपने लगाई थी और गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने जा रही है आपके इंटरेस्ट में, तो आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द लॉ दैट इट इज रियली इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ म्युनिसिपल corporations or it is in the interest of big multinational corporations. गेम बहुत बड़ा है, हम लोग काफी छोटे हैं। इस बड़ी गेम को समझने के लिए हमें तो 4 से 5 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि अभी गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए उसका अल्टीमेट आउटपुट क्या आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर तो हो गया, कॉजेस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब हमें इसको लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन। कॉजेस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहां छप गए, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया कि अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, कम है। ओके, हेडलाइन पे ध्यान मत देना,
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, काफी पुराना न्यूज़पेपर है, ठीक है। चल, सो टाइम्स ऑफ इंडिया, क्लियर, TOI, T फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, O फॉर अदर फैक्टर्स एंड I फॉर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ओके, चलिए, सो T फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, O फॉर अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स के सब पॉइंट्स भी हैं, तो क्या बोलने का, अदर्स कहां चले गए, पर्सनल लीव पे चले गए। अदर्स वेंट ऑन पर्सनल लीव, ओके, प्लीज लीव फॉर व्हाट, पर्सनल लीव, ओके, सो प्लीज लीव, पर्सनल लीव, PL अंडरलाइन क्या किया है, PNL, सो P फॉर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, आज ही देखा, L फॉर लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, और भी देखा, ओके। उसके बाद I फॉर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ये लास्ट लेक्चर में देखा था, अकेले इंस्टीट्यूट में कौन काम कर रहा मिला, रामलाल अकेला काम करता हुआ मिला पूरे इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ओके, कौन मिला, रामलाल, RAML, बस RAML। R फॉर रूरल सोशल स्ट्रक्चर, A फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस, M फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड L फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया कहां छपे बेटा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया। T फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, O फॉर अदर फैक्टर्स, अब अदर्स कहां चले गए, पर्सनल लीव पे चले गए, सो PNL, P फॉर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड L फॉर लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, और फिर आएगा I, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, तो अकेले इंस्टीट्यूट में कौन काम कर रहा था, रामलाल, RAML। R फॉर रूरल सोशल स्ट्रक्चर, A फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस, M फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड L फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आंसर खत्म होता है और आज का ये लेक्चर भी। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, ओके बाय।